जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, चुस्त और तंदुरुस्त होंगे, है ना। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 17। हम लोगों ने पिछले दो वीडियोज़ में क्वेश्चन आंसर सेशन किया था। तो लेक्चर नंबर 14 तक जितने भी रूल्स हम लोगों ने सिंटेक्स का पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑब्वियसली लिखा है सामने आपके, चल रहा है। तो उन रूल्स को जितने भी रूल्स को हमने लेक्चर नंबर 14 तक पढ़ा था, उन सारे रूल्स के ऊपर हमने पिछले दो वीडियोज में और उसके पिछले दो वीडियोज में, मतलब 4 क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोगों का हुआ, उसमें कंप्लीट कवर कर लिया गया सबको। अब हम लोग नेक्स्ट रूल से शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 17 को। अब पढ़ते हैं आगे अगले रूल्स। कहता है कि जैसे आपने मेनी पढ़ा, मेनी के साथ नाउन काउंटेबल होता है और प्लूरल फॉर्म में हमेशा जाता है, इसलिए वर्ब भी उसके साथ हमेशा प्लूरल होता है। ठीक इसी तरह से आप ए गुड मेनी और ए ग्रेट मेनी का यूज देखिए। ये वैसे शब्द हैं जिनका जनरली आम तौर पर आम बोलचाल की भाषा में हम और आप यूज नहीं करते हैं। अक्सर आम बोलचाल की जो भाषा है, जो हम पढ़ते लिखते सुनते हैं, उनमें इनका यूज होता नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम जो हमारा है वो भी इन्हीं चीज़ों की ताक में रहता है। वो देखता है कि बच्चे किन को इग्नोर करते हैं, किन पॉइंट्स को छोड़ते हैं, कहाँ कहाँ पे लॉजिक नहीं क्लियर होने का ज़्यादा संभावना है, वहीं से वो सवाल उठाएंगे। तो सेंटेंस तो आपको पढ़ने में देखने में आसान लगेगा, लेकिन जो सिली पॉइंट्स होते हैं, जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, उन पॉइंट्स को आप ध्यान में अगर नहीं रख पाते हैं तो फिर हम लोग नेगेटिव मार्क्स लेके आ जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ए गुड मेनी और ए ग्रेट मेनी, मेनी होता काउंटेबल के लिए है, तो ए गुड मेनी भी काउंटेबल के लिए ही और ए ग्रेट मेनी भी काउंटेबल के लिए भी। अब नया क्या है इसमें, ध्यान क्या रखना है, तो हम लोग ए जो आगे लगा हुआ है इस लॉजिक को पहले पकड़ेंगे। हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है कि अगर रहेगा ए ग्रुप ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए प्राइड ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए बंच ऑफ, ए बैग ऑफ, मतलब ए के साथ कोई कलेक्टिव नाउन लिखा हुआ रहेगा, फिर ऑफ रहेगा, तो ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो होगा प्लूरल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन वर्ब होगा सिंगुलर। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या होता है, ए के बाद जो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे अगर हम लोग लिखें ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, अगर हम लोग लिखें ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो जब ए ग्रुप लिखा गया, ए ग्रुप लिखा गया, तो ये ऑफ लगने के बाद जो स्टूडेंट्स प्लूरल हम लोग लिखते हैं, यह सिर्फ बताने के लिए होता है कि देखो भाई, ये जो ग्रुप की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये ग्रुप है किस चीज का, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, विद्यार्थियों का ग्रुप है, ठीक ना। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट होता है एक्चुअली वो क्या होता है, ए ग्रुप होता है। तो इस बिना पे, इस आधार पे आगे जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो इसमें ध्यान हमेशा क्या रखना होता है कि चूंकि ए लगा हुआ है, तो ए ग्रुप ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए बैंड ऑफ लिखेंगे, तो ये ए लगा हुआ है, इसके साथ जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। ये लॉजिक हुआ था। लेकिन इसके तुरंत बाद आया था ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई साहब, इसमें जैसे ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ देखते हैं, वैसे उसमें मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि जब ए नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है काफी संख्या में, और जिसकी संख्या काफी हो गई वो तो प्लूरल हो गया, संख्या हो गया तो काउंटेबल हो गया, क्योंकि संख्या तो काउंटेबल्स के लिए ही बने हैं, और संख्या भी अगर काफी हो गई तो प्लूरल हो गया। तो वहां पे एक क्लेश मचा था, एक समस्या आई थी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। तो ठीक उसी आधार पे हम लोग इस रूल को थोड़ा जज करेंगे कि यहां भी भैया ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक समझना मत, सिंगुलर मत समझना इसको। यहां लिखा हुआ है ए गुड मेनी, इसका मतलब होता है बहुत सारा।
ए ग्रेट मेनी, इसका भी मतलब होता है बहुत सारा। और कैसा, मेनी लगा हुआ है तो काउंटेबल, और काउंटेबल रहा, बहुत सारा रहा, तो वर्ब नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल। इसलिए इस आधार पर वर्ब भी कैसा होगा, हमेशा प्लूरल। ठीक है। अब इस रूल के आधार पे आपके पास ए गुड मेनी और ए ग्रेट मेनी के आधार पे 5 सवाल मैंने लिखा है। अब इस वीडियो से आगे पूरा, जब तक हम लोग पूरा ग्रामर नहीं खत्म कर लेते, यही पैटर्न चलेगा कि जो भी रूल लिखा गया, चाहे कुछ भी हो, ये सिंटेक्स है, आगे हम लोग का जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, जो भी रूल बताया जाएगा उस पे आधारित जितने तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो तुरंत दिखला दिया जाएगा, बनवा दिया जाएगा, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और जब पीडीएफ जो क्वेश्चन पेपर का दिया हुआ है आपके पास 300 क्वेश्चंस का हर चैप्टर में जो दिया जाता है आंसर के साथ, उसको जब आप बनाने लगे तब आप क्लियर रहें, कॉन्सेप्ट में उलझन न बचे, प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। तो लिखा हुआ है ए गुड मेनी ए ग्रेट मेनी। इस पे पहला सवाल है, कहता है ए गुड मेनी कार इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ऑन दिस दिवाली। मतलब उम्मीद है कि इस दिवाली पे ढेर सारी कारें बिकेंगी। अब कार कितना है ए गुड मेनी, ढेर सारा। तो जब ढेर सारा होगा तो कार होगा नहीं, क्या होगा, कार्स। ढेर सारा प्लूरल नाउन ना होगा। और जब कार्स होगा तो क्या इज होगा, नहीं, क्या होगा, आर। तो क्या होगा, किसमें एरर होगा, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर ना, आराम से समझ में आ रहा है। ए गुड मेनी मतलब होता है ढेर सारा, ढेर सारा है तो कार नहीं कार्स होगा, और ढेर सारे कार्स हैं तो इज नहीं आर होगा। क्लियर। दूसरा है इसी पे आधारित, कहता है इन द स्टेडियम ए गुड मेनी पुलिसमैन वाज डिप्लॉयड। कितने सारे सिपाही लगाए गए थे ड्यूटी पे। डिप्लॉय माने ड्यूटी पे लगाया जाना। ए गुड मेनी, ढेर सारा, तो पुलिस मैन होगा कि पुलिस मैन होगा, ऑब्वियसली ढेर सारा है तो प्लूरल होगा। पुलिस मैन होता है सिंगुलर, पुलिस मैन होता है प्लूरल। अब जब पुलिसमैन लिखा गया, प्लूरल लिखा गया, तो क्या लगता है, वाज होगा, बिल्कुल नहीं, क्या होगा, वर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, वाज सिंगुलर था, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा। क्लियर ना, पूरी तरह से समझ में आ रही है बातें। फिर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अ ग्रेट मेनी काउज, कितनी गायें, ढेर सारी, बहुत सारी गायें। कहां से, फ्रॉम दैट फार्म, उस फार्म से, जिसको, जहां पे गाय पाली जाती हैं, गौशाला बोल दीजिए, फार्म बोल दीजिए, सबको समझ में आता है। बाड़ा जो होता है, बाड़ा या किसको कहते हैं, जो पूरा ऐसे घेरा लगा हुआ होता है लकड़ी का, कटीला ताड़ का, और पूरा घास फूस होता है, उसी में गाय के रहने के लिए गौशाला बना हुआ रहता है, उसी को फार्म बोलते हैं। तो कहता है ढेर सारी गायें, कहां से, उस फार्म से, उस फार्म पे, उस गौशाले में जो बहुत सारी गायें थी, वो बहुत सारी गायें हैज बीन गिवन टू अस, हम लोगों को दिया गया है। क्या दिया गया है भाई हम लोगों को, बहुत सारी गायें, कहां से, उस फार्म से, मतलब उस फार्म से बहुत सारी, 1000 गायें थी तो 500-600 गायें हम लोग को दे दी गई। तो हम लोग को बहुत सारी गायें दी गई। ये जो गिवन मेन वर्ब है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज लिखा हुआ है। तो हम लोग को क्या दिया गया, ढेर सारी गायें। ढेर सारी गायें के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हैज के जगह पे हैव, ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। क्या होगा, ए ग्रेट मेनी काउज फ्रॉम दैट फार्म हैव बीन गिवन टू अस। अब इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, कहता है द वॉचमैन शोड अस अ ग्रेट मेनी वॉचेज दैट वाज स्टोलन। द वॉचमैन शोड अस, वॉचमैन ने, पहरेदार ने हमें दिखाया क्या, ए ग्रेट मेनी वॉचेज, ढेर सारी घड़ियां। कौन सी घड़ियां, दैट वाज स्टोलन, मतलब स्टोर का वॉचमैन होगा, कहीं मॉल का, शोरूम का वॉचमैन होगा, घड़ियों की चोरी हुई होगी, ढेर सारी घड़ियां चुराई गई होगी, फिर रिकवर कर लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो सारी घड़ियां जब्त करके लाई गई, दुकानदार को लौटा दी गई।
अब आप गए तो आपको वॉचमैन दिखा रहा है कि देखिए भैया यही सारा घड़ी था, चोर चुरा के लेके गया था, पुलिस ने रिकवर करके वापस दिया। तो वही कह रहा है, द वॉचमैन शोड अस अ ग्रेट मेनी वॉचेज दैट वाज स्टोलन। वॉचमैन ने हमें ढेर सारी घड़ियों को दिखाया। कौन सी घड़ियां थी वो? जिन्हें चोर ने चुरा लिया था, जिनकी चोरी हो गई थी। तो ढेर सारी घड़ियों की ना चोरी हुई थी, ढेर सारी घड़ियों की चोरी हुई थी। तो यहाँ पे दैट वाज नहीं होगा, दैट वर स्टोलन होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर है, इन द फाइनल ईयर ऑफ द कोर्स, मतलब जो भी पढ़ाई चल रही होती है उसके फाइनल ईयर में, ए गुड मेनी स्टूडेंट्स गेट्स प्लेसमेंट। कितने विद्यार्थी को प्लेसमेंट मिलता है? बहुत सारे विद्यार्थियों को। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिलता है, तो ये प्लूरल होना चाहिए था ना। अब गेट माने पाना होता है, मिलना, तो गेट के साथ एस लग गया। वर्ब में अगर आप एस लगाओगे तो ये सिंगुलर हो जाता है ना। और सब्जेक्ट क्या है? ए गुड मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी। तो बहुत सारे विद्यार्थी, तो गेट्स नहीं होगा, क्या होगा? गेट। ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। क्लियर है? आई होप कि ए गुड मेनी ए ग्रेट मेनी का लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि ए गुड मेनी ए ग्रेट मेनी जहां भी रहे उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा काउंटेबल होगा, क्योंकि हमेशा कैसा होगा? प्लूरल। क्लियर? तो वर्ब भी इसके अनुसार कैसा जाएगा? प्लूरल जाएगा। ये पांचों एग्जाम्पल्स में से आप फिर से इसको, अगर कोई दिक्कत है तो पढ़ के क्लियर कीजिए, नहीं दिक्कत हो, फिर भी दिक्कत रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए अपना डाउट को। अब अगले रूल की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दो शब्द लिखा हुआ है, एक है नो और एक है नन। कहता है कि नो और नन के बाद जिस तरह का नाउन आएगा उसमें उसी तरह का वर्ब लगेगा। मतलब नो और नन जहां हम लिखेंगे वहां पे बाद में वर्ब कैसा लगाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नो या नन के बाद नाउन कैसा लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, तो नो के बाद नाउन जो लिखा हुआ है वो प्लूरल है कि सिंगुलर है? डॉक्यूमेंट्स है, प्लूरल है। तो यहां पे वर्ब भी कैसा होना चाहिए था? प्लूरल। तो नो डॉक्यूमेंट्स वाज प्रेजेंटेड कि वर प्रेजेंटेड होगा, चूंकि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए ना। तो बी में टिक लगाएंगे, बी में एरर है। क्या एरर है भाई? तो ये जो वाज लिखा हुआ है ये गलत है, यहां होना क्या चाहिए? वर होना चाहिए, WERE। यहां पे क्या होना चाहिए? WERE, वर। फिर है दूसरा, इन टूडेज वर्ल्ड नो कंट्री सपोर्ट टेररिज्म। आज की दुनिया में कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है। अब नो के बाद क्या लिखा है हमने? कंट्री। कंट्रीज नहीं लिखा हमने, यहां पे डॉक्यूमेंट्स था तो लगा वर्ब प्लूरल। यहां पे नो के बाद कंट्री है सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। सपोर्ट सिंगुलर कैसे बनेगा? जब हम इसमें एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? सपोर्ट्स। तो सही टिक किस में लगेगा? ऑप्शन नंबर बी में। बी में क्या एरर है? तो नो के बाद कंट्री लिखा है, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था। अब जब जाके एस लगाए इसमें तब ये सिंगुलर बना। फिर इसका तीसरा एग्जाम्पल है, कहता है द रिपोर्ट सेज नो मैन वर एब्सेंट इन टूडेज मीटिंग। मैंने रिपोर्ट कहता है कि आज का मीटिंग में कोई भी आदमी एब्सेंट नहीं था। अब देखिए यहाँ पे नो के बाद मैन लिखा हुआ है, MAN। नाउन फिर से सिंगुलर आया तो वर्ब को फिर से क्या होना चाहिए था? सिंगुलर। तो जहां वर लिखा हुआ है वहां पे क्या होना चाहिए था? वाज। इसलिए किसमें टिक लगेगा? ऑप्शन नंबर बी में। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड लेके आ रहा हूं। यहां देखिए, नो के बाद नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और यहां पे नो के बाद नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नो के बाद नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब वैसे ही नन का एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में लेके आपके सामने अभी तुरंत आता हूं कि नन के बाद फिर सिंगुलर प्लूरल होगा तो कैसे होगा। और नन वाला जब एग्जांपल देख लेंगे तब हम अगले रूल पे जाएंगे और फिर उस पर सॉल्यूशन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना? वेट कीजिए नेक्स्ट स्लाइड का। अब आप नन के एग्जांपल्स को देखिए। रूल क्या था कि नो और नन दो ऐसे शब्द हैं
जो अपने साथ उसी नेचर का वर्ब लेते हैं जिस नेचर का नाउन हम उनके साथ रखते हैं। नो वाला एग्जाम्पल हमने देखा कि नो के साथ डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ था तो प्लूरल वर्ब लगाया गया था, सिंगुलर लिखा हुआ था तो सिंगुलर वर्ब लगाया गया था, नो मैन नो कंट्री था। अब यहां नन का एग्जाम्पल देखते हैं। नन में क्या है, नन ऑफ द स्टोलन मनी, किसकी बात हो रही है, चुराए गए पैसों की। मान लीजिए कहीं से बैंक से या कहीं से पैसे चुरा लिए गए, कुछ हो गया ऐसा कांड, तो कह रहे हैं नन ऑफ द स्टोलन मनी, इसके साथ क्या लगाया है, हैज बीन रिकवर्ड येट। ठीक है, अब क्या है यहां पे स्टोलन मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी हमने कई बार डिस्कस किया है हम लोगों ने कि मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल नहीं होता है। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पिछले वीडियोज को देख लें। तो नन ऑफ द स्टोलन मनी, नन के बाद चुराए हुए पैसों की बात कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब कैसा लगाया गया है, सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब कैसा लगा, सिंगुलर। तो इसमें कोई एरर नहीं है, हम टिक किस में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में। दूसरा है आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज बट नन हैव इम्प्रेस्ड मी। अब यहां पे देखिए नन का कुछ अलग यूज हुआ है। क्या ये जो नन लिखा गया है वो किसके लिए है, ये वाला नन किसके लिए है, न्यू आइडियाज के लिए। क्या कहता है, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज, मैं हमेशा नए नए आइडियाज, नए नए तरीके, नए नए तौर तरीका, तरकीब को खोजते रहता हूँ, ढूंढते रहता हूँ, पता करते रहता हूँ, नए नए आइडियाज ढूंढते रहता हूँ, हमेशा उसकी फिराक में रहता हूँ। बट नन हैव इम्प्रेस्ड मी, अब नन के पास क्या लगा हुआ है, साथ में वर्ब हैव। तो ये जो नन है उस वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नन यूज किया गया न्यू आइडियाज के बदले। नन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू आइडियाज। आइडियाज प्लूरल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे नाउन प्लूरल है नन के लिए, इसलिए नन के साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, इसमें भी कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर यहां हैज रहता तब गलत हो जाता, हैज को काट के हैव लिखना पड़ता। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ शी नीड्स इंस्पिरेशन हाउएवर नन हैज एवर वर्कड, कि उसे इंस्पिरेशन की जरूरत होते रहती है, नहीं बार बार वो डल हो जाती है तो उसे इंस्पिरेशन की जरूरत है, प्रेरणा जिसे कहते हैं। नहीं, प्रेरणा बातें सुन के प्रेरित हो गया कि नहीं भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, सर ने बताया 8 घंटा पढ़ना चाहिए, पता चला जैसे ही बेड को देखे तो आंख मिचलाने लगा कि अच्छा कल से पढ़ते हैं, आज भर मट जाओ, यही तो दिक्कत है। तो कहता है सी नीड्स इंस्पिरेशन, उसे प्रेरणा की जरूरत है। हालांकि नन हैज एवर वर्कड, कभी कोई काम नहीं किया है। कौन, ये जो नन लिखा है वो किसके लिए लिखा हुआ है, इंस्पिरेशन के लिए। कहता है क्या, देखो अभी वो सुस्त लग रही है ना, अब बोलेगी कि हमको इंस्पिरेशन का जरूरत है, सी नीड्स इंस्पिरेशन, प्रेरणा दो हमको, सुनवाओ कथा कहानी, तब जाकर हम प्रेरित होंगे, हमारा खून रिचार्ज होगा, तब हम छप्पर फाड़ पढ़ाई करके एक के बार झंडा गाड़ देंगे। तो ये शी नीड्स इंस्पिरेशन हाउएवर नन हैज एवर वर्कड, हालांकि कभी भी कोई भी इंस्पिरेशन आज तक जो उसको मिला है वो काम नहीं किया है। तो ये जो नन लिखा गया है वो इंस्पिरेशन के लिए लिखा है। इंस्पिरेशन प्रेरणा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, हमेशा अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब भी इसके साथ क्या लगा, सिंगुलर लगा, इसलिए इसमें भी क्या होगा, नो एरर। तो अगर आप किसी में एरर देख रहे होंगे तो आप फिर से देख लीजिए, ये तीनों नो एरर क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगले रूल की ओर। आई होप नो या नन क्लियर हो गया होगा कि नो और नन ये दोनों ऐसे शब्द हैं कि ये जिस तरह के नाउन के लिए यूज किए जाएंगे, मतलब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए लिखे जाते हैं। तो हमें नाउन पकड़ना है कि नो या नन जो लिखा गया वो लिखा किस तरह के नाउन के लिए गया है, क्या ये अनकाउंटेबल के लिए यूज किया गया या काउंटेबल के लिए, ये देखते हुए हम वर्ब तय करेंगे। ठीक है, अब अगला रूल को देखते हैं।
कॉम्बिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, मोर देन वन। अब हम लोग जानते हैं, जैसे ही इसको पढ़ेंगे कॉमन लोग का ये, इसलिए कॉमन एरर इसका नाम है। आम आदमी तो पूरा मिस्टेक करता है इसमें भाई, आम आदमी तो इस बार भी मिस्टेक कर गया, अगर आप समझ रहे होंगे तो मोर देन वन लिखा हुआ है। मोर देन वन मतलब नॉर्मली जनरली आमतौर पे हम क्या समझते हैं, एक से ज्यादा। अब जैसे ही दिमाग में आता है एक से ज्यादा, तो दोनों बातें दिमाग में आती है कि अरे एक से ज्यादा माने गिनती हो रहा है तब ना एक दो लग रहा है इसमें। अब एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल हो जाएगा, मोर देन वन एक से ज्यादा प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब प्लूरल होना चाहिए। नहीं, मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा होता तो है, ये बात सत्य है, लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है, अंग्रेजी कैसे यूज करती है इसको, जैसे अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज इसको जैसे यूज करता है वो ना हमें सीखना है, अपना लॉजिक थोड़ा ना चिपकाना है। तो इंग्लिश ग्रामर इसका यूज कैसे करता है कि मोर देन वन ऐसे लिखा रहे, माने वन के बाद नाउन लिखा जाए, दिख रहा है आपको, तो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा, नाउन हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हमने क्या लिख दिया है, काउंटेबल। क्यों, क्योंकि सिंगुलर जब रहे तो अनकाउंटेबल नाउन भी तो हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो जाए आपके दिमाग में, गलती नहीं हो जाए आपसे, इसलिए मैंने काउंटेबल भी मेंशन कर दिया है। ऐसे आपको खुद ही समझ जाना चाहिए, वन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वन के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या आएगा, काउंटेबल ही आएगा। तो मोर देन वन ऐसे लिखा रहे, उसके बाद नाउन लिखे, मोर देन वन बॉय गर्ल स्टूडेंट हाउस कंट्री सोल्जर, कुछ भी लिखे, पहले मोर देन वन लिख दे उसके बाद नाम लिखे। तो ये काउंटेबल नेचर का होना चाहिए। फॉर्म कैसा रहेगा, हमेशा सिंगुलर, और वर्ब भी इसके साथ कैसा लगेगा, सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है क्या, मोर देन वन, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, बनावट के चलते। वन अपने बाद नाउन को लिया तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि मोर देन वन हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन इसी का भाई इधर आया हुआ है, यह कहता है कि मोर देन वन दो भाई है। एक भाई का स्ट्रक्चर कैसा है कि पहले पूरा मोर देन वन लिख दीजिए, तब नाउन को लिखिए, नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर। लेकिन कहता है कि आप इस तरह से भी चाहे तो लिख सकते हैं, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। किस तरह से कि मोर देन वन साथ में मत लिखिए, मोर लिख के पहले नाउन लिख दीजिए। ये वाला जो नाउन वन के बाद लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या कीजिए, मोर के ही बाद लिख दीजिए और तब देन वन लिखिए। ये जो मोर के साथ देन वन यहाँ पे आप लिखे हैं, ये वाला देन वन के बीच में इस नाउन को यहाँ घुसाइए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं कि मोर नाउन देन वन, माने मोर बॉयज देन वन, मोर गर्ल्स देन वन, मोर टीचर्स देन वन, ऐसे लिखा रहे, तो ये चूंकि हमेशा काउंटेबल लेता है, मोर लगा हुआ है, हमेशा प्लूरल रहेगा। काउंटेबल मैंने क्यों कहा फिर से, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो मोर और मोस्ट होता है, मच के लिए भी आता है और मेनी के लिए भी। मच होता है अनकाउंटेबल के लिए, मेनी होता है काउंटेबल के लिए। तो खाली मोर जहां लिखा रहे वहां सिंगुलर प्लूरल दोनों लगेगा, लेकिन ये जो मोर है वो वन को भी साथ में लेके आया, मतलब काउंटेबल नेचर में जा रहा है। काउंटेबल नेचर में जाने का मतलब ये जो मोर है वो अपने साथ नाउन कैसा लेगा, यहाँ पे हमेशा प्लूरल। काउंटेबल है, ढेर सारा होगा तो हमेशा प्लूरल होगा। क्लियर ना। तो मोर देन वन को लिखने का दो तरीका, या तो पूरा का पूरा मोर देन वन लिखिए तब नाउन लिखिए, या तो मोर लिख के पहले नाउन लिख लीजिए तब देन वन लिखिए। अंतर क्या पड़ेगा, अंतर ये होगा कि नाउन को आखिरी में लिखिएगा तो नाउन वर्ब दोनों सिंगुलर होगा, और नाउन को मोर के तुरंत बाद लिख के तब देन वन लिखिएगा तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, रूल क्लियर हो गया। अब इसी पे हम इन पांचों एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, इन टूडेज टेस्ट मोर देन वन क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस टॉपिक, मतलब आज के टेस्ट में इस टॉपिक से एक से ज्यादा सवाल थे। मुद्दा क्या है, मोर देन वन। मोर देन वन लिखा हुआ है पूरा का पूरा,
मोर देन वन पूरा का पूरा लिखे, उसके बाद नाउन लिखे। नाउन क्या लिखा है? क्वेश्चंस। होना क्या चाहिए? नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है ना। तो क्या होगा, सही क्या होगा? अब ध्यान आपको इस बात पे देना होगा कि ये तो बताया कि मोर देन वन क्वेश्चंस लिखा हुआ है और यहाँ पे वर लिख दिया है। समस्या कहाँ होगी? अब आपको देखिए मजा आएगा। मोर देन वन क्वेश्चंस लिखा हुआ है तो वन के बाद तो मेरे भाई नाउन होना चाहिए सिंगुलर ना। देखिए यहाँ पे पूरा मोर देन वन लिखेगा, नाउन है, नाउन होना चाहिए सिंगुलर, पक्का ना। और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी सिंगुलर। समस्या क्या हुआ? ये है बी सेक्शन और ये है सी सेक्शन। अब इधर क्वेश्चंस को सुधार के एस काट देते हैं, क्वेश्चन काट देते हैं, तो इधर वाज लिखना पड़ेगा हमको। और ये तो गलत निश्चित तौर पे है, मोर देन वन के बाद क्वेश्चंस होता ही नहीं है। अब करें क्या? ये दोनों को सुधारें? नहीं, इसमें करना क्या है, बी में टिक लगा देना है पहले कि इसी में एरर है। कहेगा कैसे एरर है इसमें भाई? तो कहोगे क्या, क्वेश्चंस जो है वो गलत जगह पे लिखा हुआ है। तो कहेगा क्वेश्चंस गलत जगह पे है तो इसको एस हटा के क्वेश्चन बना दो, वन के बाद तो सिंगुलर नाउन आना चाहिए, रूल बताया हुआ है। कहो नहीं, रूल ये भी है कि अगर वर्ब प्लूरल है तो इसको प्लूरल होना चाहिए कहाँ? मोर के बाद। तो ये जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है ये आना चाहिए था यहां पे। क्या होना चाहिए था? इन टूडेज टेस्ट मोर क्वेश्चंस देन वन। अब जैसे ही लिखेंगे मोर क्वेश्चंस देन वन तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल। समझ में आई बात? तो ये जो क्वेश्चंस है इसको होना चाहिए था यहाँ पे, लिखा हुआ यहाँ पे, इसलिए गलती किसमें है? बी सेक्शन में। बाकी इधर तो ये तो वर्ब तो ठीक ही है। क्लियर? समझ में आया? तो किसमें टिक लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी में। यही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मोर देन वन क्वेश्चंस देख लिए तो कहेंगे अरे मोर देन वन के बाद तो क्वेश्चन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए नाउन। तो कैसा दे दिया है उटपटांग सवाल। बी में भी गलती है, सी में भी गलती है, दोनों को सुधारना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, थोड़ा शांति से सोचेंगे, उसके बाद गलत सही का फैसला लेंगे। क्लियर ना? फिर दूसरा है, कहता बिफोर 1947 मोर स्टेट्स देन वन वॉज इन हिज कंट्रोल। 1947 से पहले एक से ज्यादा राज्य उसके कंट्रोल, किसी के बारे में बात कर रहा है एबीसी, उसके अधीन था, उसके नियंत्रण में था, उसके कंट्रोल में था। तो 1947 से पहले क्या है? मोर स्टेट्स देन वन। कौन सा स्ट्रक्चर है? दूसरा वाला। मोर के बाद पहले नाउन लिख दिया तो नाउन प्लूरल आया, इसलिए वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। वाज के जगह क्या होना चाहिए? वर्ब। सीधा सीधा सवाल था ये। इसमें भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तीसरा को देखते हैं, कहता मोर स्टूडेंट्स देन वन हैज। मोर के बाद फिर से नाउन आया ना, तो नाउन भी प्लूरल, इसलिए वर्ब भी प्लूरल। तो हैव होना चाहिए ना। वन को देख के कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अंग्रेजी कहती है कि हमारी भाषा है ये, हम जैसे चला रहे हैं वैसे चलो, सीखो। क्या? मोर देन वन पूरा लिख दे तब नाउन लिखे, तो नाउन वर्ब दोनों सिंगुलर। और मोर के बाद पहले नाउन लिखे तब देन वन लिखे तो वर्ब भी प्लूरल और नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? मोर के बाद पहले नाउन लिख दिया तो नाउन भी प्लूरल, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ए में टिक लगाएंगे इसमें। फिर यू माइट टेक टू फोन्स, मतलब तुम चाहो तो दो फोन ले सकते हो, लेकिन क्या होगा? बट मोर देन वन इज नॉट अलाउड। कहता है यू माइट टेक टू फोन्स विथ यू। अपने साथ चाहो तो दो फोन, कहीं पे भी जा रहे हो वहां पे लिखा हुआ है, नियम बना दिया गया है, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा मोबाइल फोन लेके नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि तुम चाहो तो दो फोन ले लो, लेकिन भैया वहां जाओगे तो एक रख लिया जाएगा, एक ही लेके अंदर जाने देता है। तो क्या लिखा हुआ है? मोर देन वन इज नॉट अलाउड। मोर देन वन के बाद सिंगुलर लगाया ना, तो मोर देन वन लिख देगा तो ये सिंगुलर नेचर का होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। तो इसमें डी में टिक लगाएंगे, कोई एरर इसमें नहीं है। ठीक है, अब आगे है इन द ऑन गोइंग वार, जो अभी युद्ध चल रहा है उसमें मोर कंट्रीज देन वन इज इन सपोर्ट ऑफ इजराइल।
अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें एक से ज्यादा देश इजराइल के समर्थन में है, लेकिन एक से ज्यादा देश को लिखा कैसे है? मोर लिख के पहले नाउन को लिख दिया, मोर कंट्रीज, तब लिखा है देन वन, दूसरा वाला स्ट्रक्चर लगाया है। तो मोर के बाद नाउन प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। जहां इज लिखा हुआ वहां पे आर होना चाहिए। किसमें लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? तो आज का भी जो पूरा वीडियो था आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से शायद ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यही तरीका बेहतर है कि नहीं है। किसी भी प्रकार का और भी कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड, मतलब सवाल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ऑब्वियसली स्मार्ट बोर्ड लायक हम अभी हुए नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे जल्द ही। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, हमारा भी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहा है, तो औरों को भी बताएं और चैनल को प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करें, औरों से भी करवाएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, वीडियोज़ पे कमेंट करें। गुड और बैड डज नॉट मैटर, ठीक है ना? बैड होगा हम सुधार कर लेंगे, गुड होगा हम खुश हो जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।